हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक नई सीरीज में जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज। अब इसमें यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए जाएंगे जिनका आपको साथ साथ कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देना होगा। बेशक आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाएगा, उसका राइट आंसर बताया जाएगा, लेकिन आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई नई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चुकंदर का अंतःविकलन रोग किससे होता है या फिर किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, ये आपको ऑप्शंस देख के आपको बताना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस क्लियर करेंगे वो सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात कर रहे थे चुकंदर का अंतःविकलन रोग। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि बोरोन की कमी से, जिंक की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से या फिर क्लोराइड की कमी से। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था अंतःविकलन रोग तो ये किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है याद रखिएगा बोरोन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। अब याद रखिएगा ये मुख्यतः दो इंस्टीट्यूट रहते हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है याद रखिएगा NDDB और एक होता है NDRI। ठीक है, ये दो इंस्टीट्यूट है जो कि आपको लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन दोनों को ही आपको विशेषतः याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि है क्या। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या। तो याद रखिएगा NDDB तो क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और सेकंड क्या होता है याद रखिएगा NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है NDDB की स्थापना, तो NDDB की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर की गई थी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा NDDB की जो स्थापना है ये की गई थी आनंद, गुजरात में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? आनंद में। और आनंद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको सेकंड इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा ये स्थित है करनाल। और करनाल कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि NDDB तो कहाँ पर स्थित है? आनंद, गुजरात में। और NDRI कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ग्लाइकोजन है इसको किस नाम से जाना जाता है? माल्टोज के नाम से, सुक्रोज के नाम से, ग्लूकोज के नाम से या फिर फ्रक्टोज के नाम से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन बताइए कि ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन को सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? जिसने भी कमेंट सेक्शन में लिखा है बी, उसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन को सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गुलाब के फूलों की अवधि हेतु कौन सी क्रिया उपयोग में ली जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गुलाब की जो फूलों की अवधि को बढ़ाने के लिए, क्या अवधि को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रिया को यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि इकेमेना को, होगार्थ को, उसको, पल्सिंग को या फिर हेप्स को। तो आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा गुलाब के फूलों की अवधि हेतु कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, तो होती है याद रखिएगा पल्सिंग होती है। अब ये पल्सिंग होती क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो पल्सिंग याद रखिएगा एक आप देखा होगा यार, हाँ वेज लाइफ बताते हैं। आपने ये वर्ड तो हमेशा सुना होगा कि वेज लाइफ, लेकिन ये वेज लाइफ होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वेज लाइफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सा भी फूल अगर 2 या 3 दिन में खराब हो रहा है। ठीक है, कोई सा भी फूल है जो कि 2 या 3 दिन में खराब हो रहा है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसको किसी सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं, उसे डुबो देते हैं। ठीक है, डिप करेंगे, डुबो देंगे। इससे क्या होगा कि जो फूल की अवधि है वो 2 से 3 दिन की बजाय 7 से 8 दिन भी बढ़ जाती है या फिर 15 से 20 दिन के लिए भी बढ़ जाती है। मतलब इसकी क्या कर रहे हैं हम,
इसके लाइफ साइकिल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब नहीं हो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सके। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस थी इसी को बोला जाता है पल्सिंग। इसी संपूर्ण प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पल्सिंग बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि पल्सिंग होती क्या है। ठीक है, पल्सिंग का मतलब हमने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। इससे क्या करते हैं हम, जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, मान लीजिए 2 से 3 दिन हमने आपको बताया था, और इसकी पल्सिंग क्रिया करने के बाद क्या हो गया था, 15 से 20 दिन इसकी लाइफ साइकिल बढ़ गई थी। मतलब क्या हुआ है, इसकी लाइफ साइकिल इंक्रीज हो गई है। ओके, पल्सिंग में हम क्या करते हैं, एक प्रकार का सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फूलों को डुबो देते हैं, जिससे इनकी क्या होती है, वेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि होती क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुलाब के फूलों में तेल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ऑयल कंटेंट आपसे पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन आपको रिसेंटली जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष याद रखना होगा कि तेल की मात्रा कितनी होती है, 1% से भी कम, 5%, 10% या फिर 15%। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है गुलाब के फूलों में जो तेल की मात्रा होती है, ऑयल कंटेंट होता है, ये कितना होता है, ये होता है 0.5 से 6 के समथिंग। कितना होता है, 0.5 से 6 के समथिंग, मतलब 1% से भी कम होता है। याद रखिएगा, तेल की मात्रा कितनी होती है, 0.5 से 6 के मतलब 1% से भी कम पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो हिप्स होता है, इसके पुष्पक्रम को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हिप्स होता है ये क्या होता है, गुलाब का पुष्पक्रम होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसलिए आप इसे भी नोट कर सकते हो। गुलाब के पुष्पक्रम को हिप्स बोला जाता है, और इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.5 से 6% के समथिंग पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि अदर स्टूडेंट है उनकी भी साथ साथ हेल्प होती रहे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ बनाना चाहते हो, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसको सभी स्टूडेंट ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपकी जब भी क्लास लगेगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी प्राप्त होगा जब आपने नोटिफिकेशन को ऑल या फिर ऑन कर रखा होगा। तो आप अभी चेक कर सकते हो आपका नोटिफिकेशन ऑन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से जाइए नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे कि हमारी जब भी क्लास लगेगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाजर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाजर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, सिलिक्वा, स्पाइक, सीजोकार्प या फिर स्पेडिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, गाजर का पुष्पक्रम, तो आप पहले बता सकते हो गाजर का जो पुष्पक्रम होता है ये क्या कहलाता है, सिलिक्वा, स्पाइक, सीजोकार्प या फिर स्पेडिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी गाजर का, तो ये होता है सीजोकार्प होता है। क्या होता है, सीजोकार्प होता है। अब यहाँ पर हम चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप एक बार सही से नोट कर ले या फिर सही से समझ ले, जिससे कि आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिलिक्वा किसका होता है, सरसों का होता है। सिलिक्वा किसका होता है, सरसों का होता है। स्पाइक किसका होता है, गेहूं का होता है। सीजोकार्प किसका होता है, जैसे कि अभी आपको बताया गया था, गाजर का होता है। और स्पेडिक्स किसका होता है, केले का होता है। याद रखिए कि ये चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चारों का आप एक साइड नोट कर ले, और जब भी हमारी क्लास आप लो तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक साथ लेकर बैठे, जिससे आपको जो भी, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो उसे आप नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने नोट किया तो वो क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद हो जाता है। इसके साथ साथ आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो, इसलिए जब भी क्लास लो आप नोटबुक साथ लेकर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, मतलब मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या पूछा गया है, मुर्गी के बॉडी टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट तो कितना होता है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एग्जैक्ट कितना होता है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा ये आपको सही से समझना होगा। तो याद रखिएगा 6 और 7 किसके समथिंग है, मतलब किसके आसपास है, 10 के आसपास है, क्योंकि 100 के तो आसपास है ही नहीं ना, क्योंकि 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 100 तो इसका राइट आंसर हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कभी भी अगर आपको आसपास देखने को मिलता है तो उसका राइट आंसर आपको पहचानना होता है कि आपको कौन सा लिखना है। इसलिए याद रखिएगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले तो जो बिल्कुल पास हो, मतलब इसके पास क्या था 6 से 7, मतलब 10 इसके पास था। याद रखिएगा 100 इसके पास नहीं था, बल्कि क्या था 110 इसके पास था, इसलिए हमने राइट आंसर कौन सा चुना, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से किया करो, थोड़ा सा माइंड लगा के किया करो। ठीक है, जल्दीबाजी में करोगे तो गलत कर दोगे, इसलिए बेशक थोड़ा आप टाइम लीजिए उस क्वेश्चन में, लेकिन सही से उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनार व अमरूद के लिए उपयुक्त बहार कौन सी होती है, मृग बहार, हस्त बहार, अम्बी बहार या फिर उपयुक्त सभी। तो अब याद रखिएगा अनार और अमरूद दोनों के लिए क्या पूछी गई है, सबसे जो बेस्ट बहार होती है वो आपसे पूछी गई है। तो याद रखिए इन दोनों के लिए ही सबसे बेस्ट कौन सी होती है, मृग बहार होती है। कौन सी होती है, मृग बहार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि मूली में आकाशीय रोग किस तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, जस्ता की कमी से या फिर बोरॉन तत्व की कमी से। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या आपसे पूछा गया है, आकाशीय रोग आपसे पूछा गया है। याद रखिए इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर ले, क्योंकि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मूली में आकाशीय रोग, तो ये होता है याद रखिएगा बोरॉन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है, बोरॉन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि फैनी किससे बनाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, फैनी जो कि क्या होता है, एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। क्या होता है, एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, लेकिन ये किससे तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख सकते हो कि अमरूद से, सेब से, आम से या फिर नारियल से। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है फैनी जो कि क्या होती है, एक प्रकार की पेय पदार्थ होती है, और ये किससे तैयार की जाती है, ये तैयार की जाती है याद रखिएगा नारियल से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है, नारियल से तैयार की जाती है। आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि सभी स्टूडेंट की आपके साथ साथ हेल्प हो सके। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।